हामिद रजा काज़मी साहब ने एक दावा किया। उन्होंने कहा जी कि एक दबाव उन्होंने डालने की कोशिश की है। उन्होंने कहा जी कि इमरान खान ने मुतालबात पूरे ना होने की सूरत में ये कह दिया है कि फिर मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएंगे। देखिए, दबाव वो डालने की कोशिश कर रहे हैं। मुतालबात है क्या जी? दो मुतालबात हैं, सादे मुतालबात हैं। नून लीग कहती है मुतालबात लिख कर लाओ, पीटीआई कहती है जी हमने आपको बता दिया, सारी दुनिया को पता है यही मुतालबात हैं। एक इमरान खान ने यह कहा है कि आप 26 नवंबर और 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बना दें। दूसरा, इमरान खान ने यह कहा है कि जो बेगुनाह कैदी हैं, जो अंडर ट्रायल हैं, जिनको बेल्स मिल सकती हैं, अदालतों को दबाव डालना छोड़ दें और उनको आज़ाद किया जाए फौरी तौर पे। अब ये जो मामला है, इन दोनों को वो तहरीरी तौर पे मांगते हैं ताकि इसको कल को एनआरओ का रुख दिया जा सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है जनाब यही है, ये दो चीज़ें आप मान लें तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अगर ये नहीं मानेंगे तो फिर इमरान खान साहब की पार्टी ने इस वक्त जो हिकमत अमली बनाई हुई है वो मैं आपको बता देता हूं कि आने वाले दिनों में वो एक लॉन्ग मार्च की तैयारी फिर से कर रहे हैं और ये आपको मौसम बहार में लॉन्ग मार्च नजर आएगा। देखिए, जो मार्च का महीना शुरू होता है ना, यानी फरवरी की 20 तारीख के बाद से मौसम बदलना शुरू होता है और 20 फरवरी के बाद से लेकर जो आपका मार्च का महीना आएगा पूरा, इसमें बिल्कुल एक बड़ा मुवाफिक मौसम होता है एहतजाज के लिए। पाकिस्तान में बड़ी बड़ी तहरीकें इन मौसमों में चलती रही हैं, तो फिर अप्रैल मई तक पूरा एक माहौल होता है। तो क्या इमरान खान साहब की पार्टी दोबारा एक लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रही है? तो बिल्कुल कर रही है। और ये जो सर्दियों का एक अभी माहौल बना हुआ है जिसके अंदर कोई तहरीक नहीं चल सकती, तो इस माहौल में हुज्जत तमाम की जा रही है कि देखें हम बैठे हैं जी मुज़ाकरात करने के लिए, हमारे सादे से मुतालबात हैं, वो मुतालबात आप मान रही हैं। अब एक क्लेम किया जियो ने, और इस पर उन्होंने नाम भी नहीं लिया कि किस बंदे ने उनको ये खबर दी है। उन्होंने कहा जी कि पीटीआई कहती है जी इमरान खान को छोड़ दें, बस इमरान खान को आप छोड़ दें। एक तो इमरान खान को छोड़ने की औकात ही नहीं है इस हुकूमत के अंदर, ना इस हुकूमत ने इमरान खान को पकड़ा है। इमरान खान को तो एस्टेब्लिशमेंट ने पकड़ के अंदर किया हुआ है और जाली केसों के अंदर वो सजा भुगत रहे हैं या जाली केसों के अंदर वो जेल में मौजूद है। और एस्टेब्लिशमेंट खुद छोड़ना चाहे तो छोड़ भी नहीं पा रही, उन्हें कुछ गारंटीज चाहिए, वो गारंटीज इमरान खान साहब नहीं दे रहे। अब कुछ चीजें तो इमरान खान साहब मान सकते हैं, यानी वो ये कर सकते हैं कि जी एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जो सोशल मीडिया के ऊपर एक बम्बारमेंट हो रही है बहुत ज्यादा, उसकी एक बड़ी वजह यही है ना कि इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है। वो ज्यादती बंद हो जाएगी तो कुछ हद तक वो बच जाएंगे। लेकिन अब एस्टेब्लिशमेंट के हक में वापस नैरेटिव बन जाना ये मुझे मुमकिन दिखाई नहीं देता, क्योंकि पाकिस्तान बहुत बदल गया है। अगर इमरान खान साहब भी चाहेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट का सियासी किरदार को जस्टिफाई कर सकें फ्यूचर में, तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब भी ये कर सकेंगे, क्योंकि लोगों की सोच बड़ी क्लियर हो गई है। हुकूमत को कुछ टाइम दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। असद कैसर साहब कहते हैं कि मैंने टाइम दे रहे हैं कि जाएं जाके आप मुशावरत कर लें जहां पे आपने मुशावरत करनी है, क्योंकि नजम सेठी साहब ने कहा था कि हुकूमत घबराई हुई इसलिए है कि हुकूमत को समझ नहीं आ रही कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर क्या दिया है, और ये मुकम्मल तौर पे एस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत को एतमाद में नहीं लिया, जिसकी वजह से हुकूमत घबराई हुई है। ये बात नजम सेठी साहब ने कही। तो असद कैसर साहब ने कहा हम इनको टाइम दे रहे हैं, जाके बात कर लें। अब हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट को कितना मजबूर कर सकती है कि वो जूं की तूं सिचुएशन रहने दे, जबकि इंटरनेशनल प्रेशर जो बाइडन के जाने के बाद मजीद बढ़ता चला जाएगा। अभी जो बाइडन सिर्फ इलेक्शन हारा है, और जो बाइडन के इलेक्शन हारने के बाद नवंबर, दिसंबर और जनवरी के चंद दिनों में आपने देखा कि बाहर से कितना ज्यादा प्रेशर आया है। सिर्फ जो बाइडन इलेक्शन हारा है, अभी वो सदर है, और अगर जो बाइडन अपनी सीट से हट जाता है और फिर लाजमी बात है नए सदर ने आना है, तो फिर इसका इंपैक्ट कितना ज्यादा और गहरा होगा इसका अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट को क्या मौजूदा हुकूमत दोबारा मजबूर कर सकती है? देखिए, हुकूमत को एस्टेब्लिशमेंट ने इतना कुछ दिया है कि अब ये कुछ उनसे मांग नहीं सकते। मिसाल के तौर पे इनके सारे केसेस खत्म कर दिए, इनके ऊपर पाबंदियां खत्म कर दी, इनको जेलों से निकाल कर इनको एनआरओ दिया गया, तमाम कारोबारी मामलात इनके वापस सीधे किए गए जितने माली मामलात थे। जाली फार्म 47 पर इनको एक बार फिर हुकूमत दी गई, और एक मरतबा इनको इमरान खान की हुकूमत के बंदे तोड़ के जुल्म और जबर के साथ रजीम चेंज करके हुकूमत दिलवाई गई। फिर इनकी अपनी निगरान हुकूमतें बनाई गई ताकि जो चाहे जैसे चाहे ये करे। इलेक्शन कमीशन इनकी झोली में डाला गया, जाली इलेक्शन इनकी झोली में डाला गया। इनकी सबसे बड़ी मुखालिफ सियासी जमात जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मकबूल थी, उसको एस्टेब्लिशमेंट ने पूरी ताकत से कुचला। यानी अब तो सारी जिंदगी एस्टेब्लिशमेंट इनको गोद में उठाकर नहीं रख सकती, अल्टीमेटली इनको अपने पांव पे खड़ा होना पड़ेगा। तो इस मरतबा एस्टेब्लिशमेंट का मामला यह कि उनका अपना सर्वाइवल है। देखिए, ये ऐसा कभी भी नहीं हुआ इससे पहले एस्टेब्लिशमेंट मुश्किलात में आई है, लेकिन इस मरतबा एस्टेब्लिशमेंट के लिए सर्वाइवल का मसला है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का बयानिया पहली मरतबा इस मुल्क में बढ़ गया है। एस्टेब्लिशमेंट को पहली मरतबा बदतरीन शिकस्त हुई है।
सियासत के मैदान में भी उनको शिकस्त हुई है। अवाम में उनकी मकबूलियत का जो बुत है वो पाश पाश हो गया है। एस्टेब्लिशमेंट की काबिलियत का पोल भी अवाम के सामने खुल गया है। अवाम से जो उनके प्यार का एक दावा था वो दावा भी बह गया है। कारोबारी और माली मामला जो एस्टेब्लिशमेंट के हमेशा से छुपे हुए थे, आज तक कभी सामने नहीं आए, वो सारे के सारे मामला भी खुल गए हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए अपने सर्वाइवल का मसला है। यानी ऐसा इससे पहले इतनी ज्यादा दफा नहीं हुआ। 3 दफा पहले एस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मुश्किलात में आई है पाकिस्तान की तारीख में। एक 1971 में आई थी जब पाकिस्तान इंडिया से जंग हार गया और बांग्लादेश अलग हो गया, और एक बहुत बड़ी नाकामी थी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त के सियासतदानों की, और उसके लिए सबसे बड़ा मुजरिम याह्या खान था जो उस वक्त का डिक्टेटर था। तो ये एक ऐसा टाइम था जब पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से मुतनफर हुई थी। दूसरी मरतबा जब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी, लेकिन उसका इतना इंपैक्ट बन नहीं पाया क्योंकि जुल्म और जबर बहुत किया गया था ज़िया-उल हक की जानिब से। दूसरा, फौरी तौर पे ज़िया-उल हक ने एक मजहबी कार्ड इस्तेमाल किया और मजहबी सियासी जमातों को साथ मिला के अफगान जंग और ये सारी चीज़ें छेड़ के तो वहाँ चीज़ें कंट्रोल कर ली थी। तो जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी गई। उस वक्त दूसरी मरतबा एस्टेब्लिशमेंट से लोग नफरत कर रहे थे। तीसरी मरतबा परवेज मुशर्रफ के दौर में एक ऐसा वक्त आया जब तहरीक खड़ी हो गई। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि ये जो फौजी अफसरान थे ये यूनिफॉर्म के अंदर बाहर नहीं आते थे। ये बाकायदा कहा करते थे निजी महफिलों में कि हमें ऑर्डर दें कि आप यूनिफॉर्म के अंदर बाहर ना फिरें। दहशतगर्दी के मामला भी थे और सियासी तौर पे वो इतने मकबूल भी नहीं रहे थे। लिहाजा ये 3 मरतबा ऐसा हुआ था। लेकिन इस मरतबा जो हुआ है रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, चौथी मरतबा एस्टेब्लिशमेंट की मकबूलियत कम हुई है, तो ये बहुत कम हो गई है। वजह यह है कि इस मरतबा उसकी शिद्दत बहुत ज्यादा है क्योंकि 4 नई चीजों से इनका पाला पड़ा है। पहली मरतबा, नंबर 1, सोशल मीडिया। पहली मरतबा एस्टेब्लिशमेंट को इसका सामना करना पड़ा और उन्हें अंदाजा हुआ कि सोशल मीडिया का वो मुकाबला नहीं कर पाते। लिहाजा उन्होंने सोशल मीडिया पे पाबंदियां और इंटरनेट की बंदिश शुरू कर दी और अपना सोशल मीडिया भी बंद कर दिया। यानी ISPR का जो DG है उसका सोशल मीडिया बहुत तगड़ा होता है, ट्विटर के ऊपर जो उसका अकाउंट होता है, लेकिन वो एक भी ट्वीट नहीं कर पा रहा है क्योंकि जितने ट्वीट वो करते हैं उसके नीचे जो आवाम फिर जुमले लिखती है तो उन्होंने पहले उसको बंद कर दिया। नंबर 2 जो सामना करना पड़ा सोशल मीडिया के बाद वो ओवरसीज पाकिस्तानियों का। पहली मरतबा ओवरसीज पाकिस्तानी भी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो गए। वो कभी भी ऐसे नहीं हुआ था, लेकिन अब ओवरसीज पाकिस्तानी खुलकर साथ दे रहे हैं इमरान खान का पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में। नंबर 3 जो पाकिस्तान की मिडिल क्लास है जो अपने आप को सियासत से बाहर रखती थी और वो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान का सेवियर समझती थी, वो भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो गई। तो मिडिल क्लास को पहली मरतबा इमरान खान साहब सियासत में लेकर आए और वो इमरान खान के साथ इतनी ताकत से खड़ी हुई कि उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को खैराबाद कह दिया। नंबर 4 पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो शहरी इलाके हैं ये एस्टेब्लिशमेंट का एक तगड़ा गढ़ हुआ करता था, जैसे पीपल्स पार्टी का लाड़काना है, जैसे एक दौर में नून लीग का लाहौर गढ़ था। इसी तरह जो पंजाब पूरा है या सिंध के शहरी इलाके या खैबर पख्तूनख्वा के जो मेन सेटल्ड एरिया हैं ये सारे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का गढ़ हुआ करते थे। लेकिन इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट से उनके ये गढ़ जो हैं वो छीन लिए। अब मेरे सुनने वाले बहुत सारे लोग जो है ना वो इस बात से शायद इख्तलाफ करें, नाराज भी, उनको बुरा भी लगे, लेकिन मेरे ख्याल में अगर आज सारी अच्छी जमातें मिलकर, ईमानदार या करप्ट लीडरशिप मिलकर, मुहिब्बे वतन या सारे गद्दार मिलकर, सारी जमातें और क़यादत मिलकर सिर्फ फौज को सियासत से और दीगर कारोबारों से अलग कर देना तो अगले 10 से 20 साल के अंदर मैं आपको गारंटी करता हूं कि यह मुल्क रहने के लिए एक बेहतरीन जगह बन जाएगा। ये सारे चाहे चोर हैं, चाहे डाकू हैं, चाहे गद्दार हैं, ये जितने सियासतदान हैं, जैसे भी हैं, गंदे हैं, अच्छे हैं, करप्ट हैं, बेईमान हैं, कुछ भी हैं, ये सारे इकट्ठे होकर बैठ जाएं और बैठकर एक मरतबा पाकिस्तान की फौज को पाकिस्तान के सियासी मामलात से और पाकिस्तान के कारोबारी मामलात से सिर्फ दिफाई मामलात में इनकी इंटरफेरेंस रखें, बाकी सारी चीजों से आप अलग करके देखें। 10 से 20 साल में गारंटी करता हूं कि यह मुल्क रहने की बेहतरीन जगह बन जाएगा। यह इस खित्ते का बेहतरीन मुल्क होगा। इसमें इतना पोटेंशियल है क्योंकि फिर फैसले जो है वो अवाम के और मुल्क के मफाद में होंगे ना, इदारों के या किसी के जाती मफाद के अंदर नहीं होंगे जो आज तक हम भुगतते रहे हैं। अच्छा जी, एक चीज और है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बाइडन के जाने के बाद मुजाहिरों की एक हिकमत अमली बना रही है और जो लॉन्ग मार्च होगा वो पहले से बहुत तगड़ा और बहुत बड़ा होगा। अब हुकूमत के बाद और एस्टेब्लिशमेंट के बाद ये रास्ता है कि जल्द अज जल्द इमरान खान को बाहर निकाले और वो जो एक बड़ी तहरीक अगर इमरान खान साहब बनाना चाहते हैं उसको किसी तरह इस मौसम बहार में पोस्टपोन कर दे या किसी तरह उससे जान छुड़ा ले या उससे बच जाए किसी तरह। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि हुकूमत की नीयत कुछ और है, एस्टेब्लिशमेंट की नीयत कुछ और है और इमरान खान साहब की फिलहाल बाहर आने की कोई नीयत दिखाई नहीं दे रही। इमरान खान साहब को डील का ताना दे रहे हैं नाज़रीन, लेकिन चंद हकायक मैं आपके सामने रखूंगा।
देखिए, एक तो इमरान खान साहब ने जेल से कहा कि वो नहीं चाहते कि कोई मुदाखलत करे बाहर से उनकी रिहाई के लिए भी। वो ये कहते हैं कि यूरोपीय यूनियन, अमेरिका, यूएन कोई मुझे नहीं चाहिए, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि वो न्यूट्रल हो जाए, हमारे अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत ना करें। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ वही है जो पहले था, जो अब है। यानी अगर आप देखें, इमरान खान जिसके ऊपर आप डील का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्या ये वही आदमी नहीं है जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर इस्लामोफोबिया के खिलाफ, नामूसे रिसालत के हक़ में, इसराइल के मज़ालिम के खिलाफ सबसे ज़ोरदार तरीके से आवाज़ उठाई थी, जिसने खुलकर कहा था कि वो कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा जब तक कि फ़लस्तीनियों को उनका हक़ नहीं मिल जाता, जिसने हुकूमत में रहते हुए एब्सोल्युटली नॉट अमेरिका को कहा था, बहुत ताकतवर मुल्क है, जिसने ट्रंप जब सदर था अमेरिका का, उस वक्त ट्रंप ने जब पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ट्वीट्स किए थे तो इसने बतौर वजीर आजम डोनाल्ड ट्रंप को टकाकर जवाब दिया था। और जब ये वजीर आजम नहीं था, इसने तब भी डोनाल्ड ट्रंप को टकाकर जवाब दिया था। और आज की हुकूमत सिर्फ एक नामजद वजीर है, सिर्फ एक नामजद आदमी है, डोनाल्ड ट्रंप का खसूसी नुमाइंदा रिचर्ड ग्रेनल, उसको जवाब नहीं दे पा रही आज की हुकूमत। आप इमरान खान को कह रहे हैं कि वो डील करेगा या वो अमेरिका से मदद मांगेगा, जिसने डोनाल्ड ट्रंप को उस वक्त जवाब दिया जब डोनाल्ड ट्रंप सदर था, और ये आज उसके एक वजीर को, जो भी बना भी नहीं है, ये हुकूमत उसको जवाब नहीं दे पा रही। ये वो आदमी है जिसने यूरोपीय यूनियन को कहा था कि हम गुलाम नहीं है, या हम कोई गुलाम है। ऐसी बात खुलकर कहना ये इमरान खान के बस की बात थी और कोई कर नहीं पाया। ये इमरान खान है जिसको आप डील का या किसी चीज का ताना दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं? उसके दौर में एक भी ड्रोन हमला नहीं हुआ, क्या फर्क पड़ा था? जरदारी के दौर में धड़ाधड़ ड्रोन हमले, मुशर्रफ के दौर में धड़ाधड़ ड्रोन हमले, नवाज शरीफ के दौर में धड़ाधड़ ड्रोन हमले। एक आदमी चेंज हुआ, वजीर आजम पाकिस्तान का इमरान खान बन गया, एक भी ड्रोन हमला नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्या अमेरिका डर गया था उससे? भाई बात यह है कि उस आदमी ने कहा नहीं, मैं ड्रोन हमले होने दूंगा पाकिस्तान में, मेरे साथ बात करो। तो ये इमरान खान है, वो नहीं चाहता कि मुझे बैरूनी मदद चाहिए, हाँ, लेकिन उसके ओवरसीज पाकिस्तानी जो आज उसके साथ खड़े हैं, उनका यह हक है कि रोला डाले जिस मुल्क में वो रहते हैं। वो इंसानी हकूक को लेकर रोला डाल रहे, वो बता रहे हैं कि उसके साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है, और दिस इज डेमोक्रेसी, यही तो जमहूरियत है। वो उन मुल्कों के अंदर खड़े होकर रोला डाल रहे हैं, पाकिस्तान में आके उनको रोला डालने की इजाजत नहीं है। वो यहां पे आके सियासत में वोट भी नहीं डाल सकते, या उनको वहां पे वोट डालने का हक भी नहीं मिलता। यहां पे उनको आना पड़ता है, जब यहां पे आते हैं एयरपोर्टों पे उनको तंग किया जाता है। यहां पे आजादी इजहार राय है नहीं, तो जिन मुल्कों में वो हैं वहां पे वो अपनी आजादी इजहार राय इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जुल्म और ज्यादती और जबर हो रहा है और दुनिया को उसके लिए आवाज उठानी चाहिए। तो इसमें गलत क्या है? क्या ओवरसीज पाकिस्तानियों से उनकी सियासत का हक छीन लिया जाए? वो अपना काम कर रहे हैं, इमरान खान अपना काम कर रहा है। आप सवाल तब उठा सकते हैं कि जब इमरान खान अमेरिका से दरखास्त करे कि अमेरिका मुदाखलत करके मुझे जेल से निकाल ले। उसने तो एक मर्तबा भी ऐसा नहीं कहा। लिहाजा जो लोग ये कह रहे हैं ना, वो या तो बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को, या वो एक नया बयानिया बनाना चाहते हैं। तो बयानिया इस तरह बनता नहीं है, ना बनेगा। उसके लिए प्लेटलेस गिराने पड़ते हैं, उसके लिए कतरी खत लाना पड़ता है, उसके लिए और बहुत सारा कुछ करना पड़ता है, जो इमरान खान फिलहाल नहीं कर रहा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।